हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन एग्जाम और कॉन्सेप्ट कैंडीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपको आपके इंटरेस्टिंग और क्यूरियस क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर देता हूं एनिमेशंस के माध्यम से। बच्चों, अभी काफ़ी सारे बच्चों ने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय दो क्वेश्चंस किए हैं मुझसे, और उन दो क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम देखते हैं उनके कन्फ्यूजन्स या क्वेश्चंस क्या हैं, बारी बारी से फिर उनका आंसर देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं बच्चों कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बगल में अगर एक चार्ज पार्टिकल हमें रखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस सेम करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में हमें चार्ज पार्टिकल चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो कि इस केस में रिपल्सिव इन नेचर है और ये चार्ज पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगा इस फोर्स की वजह से, है ना। अब बच्चे ने दो सवाल किए। पहला सवाल, सर ये चार्ज पार्टिकल जब हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है तब इस पर फोर्स है। अगर इस चार्ज पार्टिकल के बगल में मैं सेम वेलोसिटी से चलने लग जाऊं तो ये चार्ज पार्टिकल मुझे चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, और अगर ये मुझे चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स है? तो मैंने कहा नहीं है। तो कहता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से इस पर फोर्स नॉन ज़ीरो से ज़ीरो हो गया। केस 1 में नॉन ज़ीरो था और अब केस 2 में जब मैं बगल बगल में चलने लग गया तो ज़ीरो हो गया। ऐसा कैसे हो गया सर? ये कन्फ्यूजन है। तो ये होगी पहली कन्फ्यूजन, जो कि काफ़ी लेजिट कन्फ्यूजन है। अब सेकंड कन्फ्यूजन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे ने कहा कि भाई देखो सर, पहले केस में जब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और ये चार्ज पार्टिकल वायर से दूर जा रहा था तो मैं कह सकता था कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दूर जा रहा है। सेकेंड केस में आपने कह दिया कि जब मैं बगल में चल रहा हूँ, इस कंडक्टर के चार्ज पार्टिकल के बगल में चल रहा हूँ और कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, लेकिन वायर से तो दूर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो अब इसको कौन पुश कर रहा है, अब कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? तो अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन हैं और इन दोनों कन्फ्यूजन्स को हम आंसर करेंगे इस वीडियो में एनिमेशंस के माध्यम से। तो आशा करता हूँ आपको कन्फ्यूजन समझ में आ गए होंगे। बहुत लेजिट और बहुत इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजन है। चलिए एक एक करके इनका आंसर देखते हैं एनिमेशंस के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन को हम तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग से हटाकर साइड नहीं रख देते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में मास को, लेंथ को और टाइम को कांस्टेंट माना हुआ है, और रिलेटिविटी का यूज़ हमें यहाँ पर करना है जिसमें ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती हैं, रिलेटिव होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो इसको उदाहरण से समझने के लिए आप 3-4 चीज़ें इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए एक सुपरमैन है जो ये उड़ सकता है और ग्राउंड पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उस बड़ी सी घड़ी वहाँ पर रखी हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे सुपरमैन हवा में उड़ेगा पॉइंट ए से बी तक, मान लीजिए ग्राउंड पर खड़े हुए आदमी को ये लगता है कि सुपरमैन को ए से बी तक जाने में 1 घंटा यानी 60 मिनट लगे। लेकिन सुपरमैन के लिए जैसे क्योंकि वो मोशन में है, ये टाइम स्लो डाउन हो जाता है, यानी उसके रिस्पेक्ट में समय 1 घंटे से कुछ कम होगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो रिलेटिव मोशन में है उसका समय थोड़ा धीरे धीरे पास होता है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है। सिमिलरली दूसरी चीज़ आती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सुपरमैन जितनी देर हवा में था, जब ज़मीन पे खड़ा हुआ था तो 6 फुट का था, लेकिन जैसे वो हवा में है तो उस ग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट को, ग्राउंड वाले पर्सन को वो 6 फुट से कुछ छोटा दिखाई देगा, और इस चीज़ को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो चीज़ रिलेटिव मोशन में होती है वो अपने एक्चुअल लेंथ से कुछ कम स्पेस लेती है, इसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जब तक वो रिलेटिव मोशन में तब तक। और लास्ट चीज़ आती है मास के बारे में। तो ये तो आपको पता भी है कि जो चीज़ रिलेटिव मोशन में है उसका मूविंग मास उसके रेस्ट मास से कुछ अलग होता है, जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 3 बातें समझ ली हैं, लेंथ, मास और टाइम। मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में, रिलेटिव मोशन के केस में एब्सोल्यूट नहीं रह जाते, ये रिलेटिव हो जाते हैं। और इन्हीं एग्जाम्पल से, इन्हीं चीज़ों से हम इन सारे कन्फ्यूजन्स को आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो रिलेटिविटी के जितने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें इस वीडियो के लिए थी वो हमने समझ लिए हैं, और हम इस बात को समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में हम चुपचाप बैठ करके देखें इस कंडक्टर को, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से निकल जा रहे हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल रहता है, और इस न्यूट्रल करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? आप कहोगे क्योंकि हम ग्राउंड में बैठ करके देख रहे हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड ही इस पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है बच्चे को? कह रहा है सर कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल के साथ साथ चलने लग जाऊँ और रिलेटिव मोशन को ख़त्म कर दूँ, अब मुझे चार्ज पार्टिकल चलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये अपने पास से डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है?
ये वायर से दूर अब कैसे जा रहा है जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं है? तो मैंने कहा इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये चार्ज पार्टिकल को सुपरमैन को पकड़ा देते हैं और सुपरमैन से कहते हैं भैया करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में उड़ो। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? सुपरमैन। चार्ज पार्टिकल लेकर के उड़ रहा है, इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। लेकिन अब जरा गौर करिएगा, अब क्या मैं कह सकता हूँ वायर के बीच में और सुपरमैन के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है? हमने कहा मान लेते हैं सुपरमैन की वेलोसिटी बिल्कुल वही है जो वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सुपरमैन को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पर दिखेंगे और जो प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो न्यूक्लियस हैं रिमेनिंग, वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। तो सुपरमैन के पर्सपेक्टिव में सिचुएशन कैसे है, उसको दिखाई दे रहा है कि मेरे बगल में एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं और पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे जा रहे हैं। तो अब सुपरमैन को क्या दिखा? अब सुपरमैन लगाएगा हमारा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो चीज़ मूव करती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो चीज़ मूव करती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम स्पेस लेती है। यानी पॉजिटिव चार्जेस जो सुपरमैन को दिख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सुपरमैन के लिए और उतनी ही जगह में अब पहले से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और क्योंकि अब सेम जगह में पहले से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं तो इस वायर में इफेक्टिवली सुपरमैन के लिए पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं नेगेटिव चार्जेस से। और अगर ऐसा है तो वायर पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसकी वजह से सुपरमैन का पॉजिटिव चार्ज पुश होगा। यानी यहाँ पर क्या पुश कर रहा है, यहाँ पर जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को पुश कर रहा है। तो अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड पुश करेगा और अगर आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो इस चार्ज पार्टिकल को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना हुआ एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करेगा। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तो तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय। Dance along, I'll be holding on, baby, you're my keeper.